खैर, नया सीपीआई डेटा आ गया है और इसने बाजार को चौंका दिया है। ये बहुत गर्म है। क्या इसका मतलब है कि हम उपभोक्ता कीमतों में फिर से तेजी देख रहे हैं, खासकर जब आप ट्रंप टैरिफ को ध्यान में रखते हैं? हम इस पर अभी एक पल में चर्चा करेंगे। और हमने चीनी रियल एस्टेट बाजार और इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था के पतन के अगले चरण को छू लिया है। और हमारे पास कुछ अच्छी खबरें हैं। डोज कुछ भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। सरकारी पुलिस अधिकारी और राजनेता और बोनस और ट्रंप पुतिन से मिल रहे हैं और हम यूक्रेन में युद्ध का समाधान देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से ऐसे एक अच्छी बात है। तो चलिए इस सुबह के सीपीआई डेटा से शुरू करते हैं। हम यहां वॉल स्ट्रीट जर्नल के शीर्षक पर जाएंगे। जनवरी में मुद्रास्फीति बड़ी फेड को जकड़ दिया। चतुर चतुर वॉल स्ट्रीट, मैं देख रहा हूं आपने क्या किया। उनका मुख्य चर्चा बिंदु उपभोक्ता मूल्य 3% बढ़ गए। तो यहां पंचलाइन ये है कि सीपीआई 3% तक बढ़ गया। ये साल दर साल है, महीने दर महीने, जो वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर गया और कुछ ऐसा जिसने मुझे वास्तव में सोचने पर मजबूर किया। और बस इतना ही 0.3 से 0.5 तक गया। इस पर और अधिक बस एक पल में। तो चलिए इस चार्ट को देखते हैं। और हम कोर और समग्र को देख रहे हैं। हम कोर को इसलिए देखते हैं क्योंकि फेड समर्थन करता है, कथित तौर पर वहां थोड़ा अधिक ध्यान देता है। और चाहे हम सोचें कि फेड बाजारों या ब्याज दरों को प्रभावित करता है या जो भी हो, दिन के अंत में जब हम एक पोर्टफोलियो सेट कर रहे होते हैं तो यह मायने नहीं रखता, क्योंकि बाजार फेडरल रिजर्व और जेरोम पावेल पर बहुत ध्यान देता है। तो आप इस ग्रे लाइन के साथ देख सकते हैं, हम 2.4 पर लगभग नीचे आ गए और इस समय से हम 3% तक बढ़ गए हैं। और कोर ए लगभग स्थिर। तो बहुत से लोग कहेंगे, आह, वहां देखो जॉर्ज, फेड ने दरें घटाना शुरू कर दिया और उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखो क्या हुआ। स्पष्ट रूप से ये उनके पास दरें थीं, या शायद उनके पास दरें पर्याप्त ऊंची नहीं थीं जब वे 5.4% पर थे। और चूंकि उन्होंने 100 आधार अंक घटा दिए, अब हम 4.1 पर हैं। इसने उपभोक्ता कीमतों की पुनः वृद्धि को उत्पन्न किया है, क्योंकि अब ब्याज दरें बहुत कम हैं, जो बहुत ही कम, वे बहुत ही सहायक हैं और इसलिए हमें यह मिल रहा है। खैर, इस चौंकाने वाली रिपोर्ट ने बाजार को पूरी तरह से चौंका दिया, खासकर जब आप महीने दर महीने देखते हैं। लेकिन हम इस संभावना को बढ़ा रहे हैं कि मुद्रास्फीति वापस आ गई है। और यह सिर्फ इतना नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं, यह तो निश्चित था, लेकिन कीमतें तेजी से और तेजी से बढ़ने वाली हैं, हमें सीधे वापस ले जाते हुए 1970 के दशक में। और यह सब फेड और उनकी मूर्खता पर वापस जाता है कि उन्होंने दरें घटाना शुरू कर दिया जब दरें पहले से ही थीं बहुत कम। यह तर्क है ना? लेकिन अब मैं यह नहीं कहूंगा कि यह तर्क गलत है या सही, मैं आपको निर्णय करने दूंगा। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था के लिए नंबर एक ब्याज दर, और इसलिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति क्या है? क्या यह फेड फंड्स दर रातों रात है? आप लोग ये जानते हैं कि 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड है। यह एकमात्र ब्याज दर नहीं है जो मायने रखती है, लेकिन जब हम उपभोक्ता कीमतों को देख रहे हैं तो यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। तर्क यह है कि फेड ने दरें बहुत जल्दी गिरा दी और इसलिए यह सीपीआई के पुनः तेजी से बढ़ने में योगदान दे रहा है, इसे समग्र कीमतों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हुए। लेकिन 10 वर्षीय ट्रेजरी ने क्या किया? जैसे ही फेड ने दरें गिराई हैं, 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड पर ब्याज दरें, चलिए पिछले 6 महीनों की बात करें, सीधे ऊपर जा रही हैं। और वास्तव में वे 100 बेसिस पॉइंट्स, लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ गए हैं। तो जो हमारे पास है वह वास्तव में मौद्रिक सख्ती है, या आप यह तर्क दे सकते हैं हमारे पास कर्व के लंबे छोर के आधार पर बहुत अधिक मौद्रिक सख्ती है जब से फेड ने दरें गिराना शुरू किया। तो स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि आप यह नहीं कह सकते कि खैर फेड ने बहुत जल्दी दरें गिरा दी और यही सीपीआई में इस पुनः तेजी का कारण है, क्योंकि जिस ब्याज दर को आपको वास्तव में देखना चाहिए था वह कम नहीं हुई, वो पूरी 1% बढ़ गई। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल पर वापस आते हैं। और फिर से मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत, मैं आपको सिर्फ विचार के लिए कुछ दे रहा हूं। जनवरी में उपभोक्ता कीमतें तेजी से बढ़ीं, जो साल की शुरुआत में कीमतों में वृद्धि के हालिया पैटर्न को बढ़ा रही हैं। यह संभावना है कि फेडरल रिजर्व के जल्द ही दरें घटाने की संभावना को पटरी से उतार देगा। श्रम विभाग ने बुधवार को कहा कि कीमतें महीने दर महीने 5.5% बढ़ी। बिंदु, माफ कीजिए, 5% नहीं, बिंदु 5%। ये नई बड़ी बात है।
यह निश्चित रूप से मुझे भी चौंका दिया। यह अगस्त 2023 के बाद से सबसे बड़ी मासिक वृद्धि थी और अर्थशास्त्रियों की 0.3 की हल्की वृद्धि की अपेक्षाओं से काफी आगे थी। इस वृद्धि ने 12 महीने की मुद्रास्फीति को 3 तक धकेल दिया। जैसा कि हमने पहले कहा था और चलिए देखते हैं कि वह निशान कैसे उठता है। दिसंबर से जब कीमतें 2.9 पर बढ़ी, बाजारों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड एक समय पर बढ़ी थी। मुझे लगता है कि 11-12 आधार अंक दिन में शायद 8 या 9 तक गिर गई। ये पॉल एशवर्थ के अनुसार है। वह कहते हैं कि मुद्रास्फीति अब कुछ समय से इन दरों के आसपास है और स्पष्ट रूप से अब निर्णायक रूप से नीचे नहीं आ रही है। सही। एक और बात जो मैं इंगित करना चाहता हूं, और यह चार्ट मेरे पास है, मुझे लगता है कि आप लोग इसे दिलचस्प पाएंगे। अगर हम जूम इन करें और पिछली दर कटौती चक्र को देखें, और मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ओह नहीं, चलिए यहां ऊपर चलते हैं। हर जगह घूम रहे हैं, माफ करना दोस्तों। मैं शुरू करना चाहता हूं यहीं इस लाल रेखा के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग इसे देख सकते हैं। जिस बिंदु को मैंने चिन्हित किया है, मुद्रास्फीति दर 3.5% है। आप कहेंगे जॉर्ज किसे परवाह है, तो क्या मैं चाहता हूं कि आप वहां की तारीख पर विशेष ध्यान दें। वह सितंबर 2007 है। यह आखिरी बार था सिवाय सर्विसेज बीमारी के जब फेड ने अपनी दर कटौती चक्र शुरू की थी। और अजीब बात यह है कि यह 18 सितंबर था। अजीब बात यह है कि यह था 525%। और अजीब बात यह है कि पहले साल के भीतर या 2007 में उन्होंने 100 आधार अंक कम कर दिए। बिल्कुल वही। अब जो भिन्न है वो है जो उन्होंने जनवरी में किया। तब उन्होंने और 125 आधार अंक कम कर दिए थे, जबकि स्पष्ट रूप से इस जनवरी में उन्होंने विराम लिया। लेकिन चलिए सीपीआई पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं। आप देखेंगे 3.5%। लेकिन देखें कि यह क्या हुआ जून इन जुलाई तक, यानी 2008 की गर्मियों तक, जहां यह गया 3.5 से 5.6 तक, जो 2% से अधिक की वृद्धि थी। और वैसे ये तब था जब फेड ब्याज दरों में बहुत कटौती कर रहा था। और फिर आप कहते हैं ठीक है जॉर्ज, 10 वर्षीय ट्रेजरी के साथ क्या हो रहा था। मुझे खुशी है कि आपने पूछा। खैर, 10 वर्षीय ट्रेजरी शुरू में नीचे गया, लेकिन फिर मार्च से जून या जुलाई तक 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड बढ़ गया। ड्रम रोल कृपया। 100 आधार अंक, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अभी देखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब है कि 2025 2008 है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये आस नहीं कह सकते कि 2025 2008 युवा नहीं है। युवा सिर्फ इसलिए कि युवा कि हम सीपीआई को बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये पिछले चक्र के दौरान बिल्कुल वही हुआ था। देखा। तो फिर से मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि चीजें यहां एक हद तक मेल खा रही हैं इसका मतलब है कि 2025 बिल्कुल 2008 की तरह होगा। नहीं, जॉर्ज ये नहीं कह रहे हैं। जॉर्ज ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि हम सीपीआई को बढ़ते हुए देख रहे हैं, आप 2008 को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही असल बात है। और मुझे पता है कि मुझे जो विरोध मिलेगा वह यह होगा कि जॉर्ज, आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि सारा पैसा छापने के कारण। मेरा मतलब है इस पर विचार करें। 2020 2021 2022 में हमारे पास क्या था? हमारे पास जेरोम पॉवेल थे जो पैसे की छपाई कर रहे थे, गोबरर। और आप सभी ने वो गिफ, वो मीम देखा है। और हमारे पास ये सब था, पैसे की छपाई। और इसलिए हमारे पास इतनी ज्यादा पैसे की छपाई है कि ये चक्र बिल्कुल अलग दिखेगा। ये 2008 जैसा कुछ नहीं दिख सकता, क्योंकि बहुत सारी मुद्रा इकाइयां हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का पीछा कर रही हैं। हाँ, हमें मंदी मिल सकती है, लेकिन यह किसी भी तरह से मुद्रास्फीति को कम करने की ओर नहीं ले जाएगी। यह 1970 के दशक की तरह एक मुद्रास्फीति वाली मंदी होगी, अगर इससे भी बदतर कुछ नहीं हुआ। यह भगवान के लिए हाइपर इन्फ्लेशन का पूर्ववर्ती हो सकता है। यह निश्चित रूप से है, अगर आप बिटकॉइन और सोने के क्षेत्र के बहुत से लोगों की बात सुने। लेकिन चलिए इस पे थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा तर्क है, शानदार तर्क। लेकिन अच्छे तर्क को सुनने के बाद आपको जो करना है वह यह है कि आपको कहना होगा, मुझे आश्चर्य है कि जीएफसी से पहले M2 ने क्या किया बनाम 2020 से आज तक M2 ने क्या किया। क्योंकि हम सभी जानते हैं पैसे की छपाई मशीन ने बीआरआर किया और M2 मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई। लेकिन कितना यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें 2025 में क्या होगा और मुद्रास्फीति के साथ क्या होगा इसकी संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए चाहिए। तो चलिए इसको चार्ट को ये देखते हैं। ये ईमेल आई या सीपीआई है।
लेकिन सिर्फ नाम मात्र वृद्धि के बजाय हमने इसे संयोजित किया है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, हम यहां से कहां शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं वास्तव में, चलिए हाल के डेटा से शुरू करते हैं। तो हम 2020 में वापस जा रहे हैं। तो हम मार्च 2020 से जनवरी 2025 के आसपास हैं। यह वह समय है जब आप जानते हैं जेरोम पॉवेल वहां थे, पैसा छप रहा था। आदि आदि आप जानते हैं, सभी मुद्रा इकाइयां बाहर आ रही थी, डॉलर और सब कुछ। और इस समय के दौरान क्या M2 बढ़ा? बिल्कुल, ये बढ़ा, बहुत बढ़ा। संयोजित रूप से ये लगभग 5% बढ़ा है। तो सर्वासस बीमारी के बाद से 30%, ये इसे एक बड़ा आंकड़ा है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें 2008 को पूरी तरह से तुलना के रूप में हटा देना चाहिए कि सीपीआई के साथ क्या हो सकता है? ठीक है, स्पष्ट रूप से हमें जो करना है वह यह है कि जीएफसी से पहले के उसी समय अवधि को फिर से देखना होगा। तो चलिए वापस चलते हैं और हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल उसी समय समय की मात्रा का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, मैं बस इस नीले छायांकित क्षेत्र को हिला रहा हूं। तो चलिए ये में चलते हैं। हम 2003 से 2008 तक जाने वाले हैं। यहां हम चलते हैं। तो वही समय की मात्रा, हम बस देख रहे हैं कि उस समय M2 मनी सप्लाई कितनी बड़ी थी बनाम पिछले 5 वर्षों में ये कितनी बड़ी है। और पहला आंकड़ा दोहराने के लिए 40% था, 28 अधिक सटीक होने के लिए। और यहां हमारे पास 30 है। मुझे इसे फिर से कहने दें। तो 2020 से 2025 तक हमारे पास 40% की वृद्धि है, और 30%, माफ कीजिए, उसी समय अवधि के दौरान जीएफसी से पहले 2008 में हम 30 पर थे। तो एक बड़ी डेल्टा, 8%। तो फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2025 बिल्कुल 2028 की तरह होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सिर्फ इसलिए कि हमने इस पुनः तीव्रता से पहले उद्धरण, अनुद्धरण, यह सारा पैसा छापते देखा। हाल ही में सीपीआई की थोड़ी पुनः तीव्रता, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारे पास मंदी है तो यह मुद्रास्फीति होगी, अगर नहीं तो अति मुद्रास्फीति। ये हो सकता है, बिल्कुल वही हो सकता है, क्योंकि अगर आप वास्तविक पैसे की छपाई को देखें तो यह लगभग समान है। हमने AM2 मनी सप्लाई को जीएफसी से पहले लगभग उसी दर पर बढ़ते देखा जैसा कि हमने हाल ही में देखा है। और हम 5 साल की अवधि ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल ले रहा हूं। तो हमारे अन्य चर क्या हैं? खैर, हमारे पास आपूर्ति का झटका था, ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा है। और फिर हमारे पास सभी स्टेमी चेक के साथ वेग बढ़ रहा था। तो क्या हम 2025 में इसे देखेंगे? हो सकता है। मेरा मतलब है, कौन जानता है? हम यहाँ एक पल में टैरिफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपूर्ति के झटके को देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि टैरिफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ने जा रहे हैं, जैसे कि सर्विसेज या सरकार की सर्विसेज बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया। मैं इसे बहुत बहुत कम संभावना पर रखूंगा। तो हमें देखना होगा कि सीपीआई के साथ क्या होता है। क्या ये बढ़ता रहेगा? जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, मेरा मूल मामला यह है कि हम वास्तव में 2.3 और शायद 3.5 के बीच की इस सीमा में ही हैं, और हम इसे वास्तव में उस सीमा से बाहर जाते हुए नहीं देखेंगे। जब तक हमें स्टेमिस का एक और दौर नहीं मिलता, जब तक हमें एक और आपूर्ति झटका नहीं मिलता, या विपरीत पक्ष पर जब तक हम मंदी नहीं देखते, संपत्ति की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट, बढ़ती मांग, क्रय शक्ति, समग्र मांग, और फिर सभी दांव बंद हैं। और मैं सीपीआई पर 2% से कम देख रहा हूं। और फिर अगर हमारे पास स्टेमिस या आपूर्ति झटका है तो सभी दांव बंद हैं। और मैं देखता हूं कि यह 3.5% से ऊपर जा सकता है। लेकिन हम बिना किसी बड़े विशाल उत्प्रेरक के जहां हम अभी हैं वहीं पर नहीं रह सकते, जो इसे उस सीमा से ऊपर या उस सीमा से नीचे ले जाएगा। और फिर से कोई निश्चितता नहीं है, केवल संभावनाएं हैं। ये अभी मेरा आधार मामला है। इस वॉल स्ट्रीट जर्नल लेख पर वापस आते हैं, क्योंकि उन्होंने टैरिफ का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात शुल्क मुद्रास्फीति को और खराब कर सकते हैं। तो यहां मैं वास्तव में ट्रंप के पक्ष में खड़ा होने जा रहा हूं। और और मुझे नहीं पता। मैंने हमेशा कहा है कि यह निश्चित रूप से उन चीजों की कीमत बढ़ा देगा जिन पर वह टैरिफ लगा रहे हैं, खासकर अगर ये टैरिफ 25%, 50% जैसे हैं। अगर यह 1% टैरिफ है तो शायद नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह पूरे सामान के बास्केट को बढ़ाता है, क्योंकि आप आर्थिक गतिविधि को कम कर रहे हैं।
और एक निश्चित बिंदु पर जब तक कि वेतन उसी दर से नहीं बढ़ रहे हैं, उन दुकानों में खरीदारी करने वाले सभी लोग, जो बहुत ही असंभव है, भले ही आप विनिर्माण वापस लाएं, आपके पास एक स्थिति होगी जहां उपभोक्ता पीटर को लूटकर पॉल को भुगतान कर रहा है। और इसलिए हाँ, वॉलमार्ट में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन यह उनके कुल वेतन का एक उच्च प्रतिशत ले रहा है, इसलिए उनके पास उन सभी अन्य चीजों के लिए कम डॉलर, कम क्रय शक्ति है। तो आप देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति और अपस्फीति एक ही समय में हो रही है ना? जहां हम हैं शायद एक संतुलन, या आप जानते हैं हम अभी भी इस सीमा में हैं जहां सीपी, जैसे कि सीपीआई द्वारा मापी गई कीमतें, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हुए अभी भी बढ़ रही हैं। लेकिन हमारे पास वह भारी तेजी नहीं है जो हम चाहते। अगर वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी केवल उन चीजों को माप रही होती जो शुल्कित की जा रही थी, तो एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि वस्तुओं की टोकरी केवल वॉलमार्ट की चीजों को माप रही थी, या केवल टारगेट की चीजों को, या केवल होम डिपो की चीजों को, हाँ, तब आप देखेंगे और वे शुल्क निश्चित रूप से सीपीआई को बढ़ा देंगे। लेकिन हमें सब कुछ समग्रता में देखना होगा। हम केवल विशिष्ट मामलों को नहीं देख सकते। अपेक्षा से बड़ा। ओह, वैसे डॉलर के साथ क्या हो रहा है ना? अगर डॉलर बढ़ रहा है तो वह शुल्कों को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर सकता है, क्योंकि अगर आप वह चीनी उत्पादक हैं और आपके पास मान लीजिए कि 10 का शुल्क है उन चीजों पर जो आप संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात कर रहे हैं, तो अगर डॉलर 10%, 15% बढ़ रहा है, तो आप बस अपनी कीमतें 10% कम कर सकते हैं, और यह सब इस पर निर्भर करता है कि आपके खर्चे क्या हैं। आप जानते हैं, अगर आपके अधिकांश खर्च युआन में हैं, तो आपके लिए शुद्ध परिणाम बिल्कुल वही है, क्योंकि जो डॉलर आप ला रहे हैं वे अधिक युआन खरीदते हैं, और यह आपको अपनी कीमत उतनी ही कम करने की अनुमति देता है और फिर भी वही लाभ मार्जिन बनाए रखता है। अब अगर आप एक चीनी उत्पादक हैं और आपके अधिकांश इनपुट डॉलर में हैं, तो जाहिर है कि यह एक बहुत अलग समीकरण है। यहां वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख पर वापस आते हुए, कोर कीमतें जो अस्थिर को हटा देती हैं, हमेशा उस शब्द अस्थिर का उपयोग करना पड़ता है। खाद्य और ऊर्जा की कीमतें 0.4% बढ़ गईं, इससे कोर 3.3 पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर वे कोर के भीतर कुछ चीजों पर आते हैं, जैसे अंडे की कीमतें। ये पूरी तरह से पागलपन है। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वाई दर्जन अंडे $5। आप जानते हैं, जो मैं नहीं समझता वह यह है कि लोग बाहर जाकर अपनी खुद की मुर्गी क्यों नहीं खरीदते। मेरा मतलब है, मैं गंभीर हूं। मेरे पास एक अच्छा दोस्त है जो एक फार्म की तरह रहता है। वह सिर्फ उपनगरीय अमेरिका में रहता है। वह फिनिक्स के ठीक बाहर गिलबर्ट नामक स्थान में रहता है, और उसके पास बस एक सामान्य घर है, जैसे एक सामान्य ट्रैक हाउस, आप जानते हैं, एक उपनगर में जहां लगभग 5 अलग अलग घर हैं, और वे बस बम 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 एक पंक्ति में रखे गए हैं, और वे बहुत करीब हैं। उसके पास थोड़ा सा पिछवाड़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं। और उसके पास वहां कुछ मुर्गियां थीं, और वे बस इधर उधर घूम रही थीं, और उन्हें ये बहुत पसंद था। मुझे लगता है कि उसने उनकी पंख काट दिए होंगे ताकि वे बाढ़ के ऊपर से ना उड़ें। लेकिन वे बस पिछवाड़े में दौड़ते रहते और कीड़े मकोड़े, बिच्छू और अन्य कीड़े खाते। एंड वैसे मुर्गियां भयंकर शिकारी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि मुर्गियां कितनी खतरनाक होती हैं। मैंने उन्हें ब्लैक विडो बार्क बिच्छू को मारते हुए देखा है। मेरा मतलब है, वे बस बम 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 कर देती हैं। मेरा मतलब है, वे शहद बेजर की तरह होती हैं। वे एक तरह की शहद बेजर का पक्षी संस्करण होती हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ा विषय से भटक रहा है। लेकिन सच में आपको एक मुर्गी खरीदने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। और अगर हर कोई यहाँ अंडे खा रहा है, तो किस बिंदु पर आप बैठकर कहते हैं, ठीक है, मैं $5 में एक मुर्गी खरीद सकता हूं, और ये अनगिनत अंडे देगी, तो मैं क्यों $5 एक दर्जन अंडों पर खर्च कर रहा हूं? और वैसे ये कीड़ों को भी कम कर देगी। जीत, 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 है ना? बुधवार की रिपोर्ट विशेष रूप से निराशाजनक थी, क्योंकि आवास और किराए की लागत जो कम हो रही थी, उनसे उम्मीद थी कि यहाँ एक मिनट रुकिए, वे क्या कह रहे हैं? बुधवार की रिपोर्ट विशेष रूप से निराशाजनक थी, क्योंकि आवास और किराए की लागत जो कम हो रही थी और जिनके और कम होने की उम्मीद थी, वे दोषी नहीं थे। इसके बजाय नवीनतम रिपोर्ट ने संकेत दिया कि वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति का दबाव था, जिनकी कीमतों में गिरावट देखी गई थी। ठीक है, तो शायद यही कारण है कि बाजार इतना घबराया हुआ है, साथ ही महीने दर महीने इतनी तेजी से बढ़ रहा है। यह वास्तव में साल दर साल की बात नहीं थी। ये वास्तव में साल दर साल नहीं था। खैर, ये बहुत समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगला सवाल है, इसके परिणाम स्वरूप बाजारों में क्या हो रहा है? और हमने देखा कि 10 वर्षीय ट्रेजरी वास्तव में तेजी से बढ़ गया। चलो एक दिन के चार्ट पर चलते हैं।
ये था वाह 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 वाह। ठीक है। तो यह यहाँ पराबोलिक रूप से बढ़ गया, इसे 13, 14, 15 आधार अंक कहें, और फिर ये यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन हम अभी भी 6.3 पर हैं। अब याद रखें, हम उस उच्च स्तर के करीब नहीं हैं जो हमने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले देखा था। वह उच्च स्तर 4.8 था। तो हम अभी भी, आप जानते हैं, इसे कहें, उस 4.8% से 20 आधार अंक नीचे हैं। और फिर यह भी याद रखें कि 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड है दुनिया के लिए बॉन्ड बाजार है, क्योंकि डॉलर एक रिजर्व मुद्रा है और हमारे पास यूरो डॉलर प्रणाली है, यो डॉलर मौद्रिक प्रणाली, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो हम देख सकते हैं ओ कि लंबी अवधि का हिस्सा नीचे आ सकता है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर जो हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं है। अरे दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। ये वह अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको मिलने का मौका मिलता है बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से, साथी रिबेल कैपिटलिस्ट से। यह ऑनरलैंडो में है 30 मई 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मालोनी, लिन एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, कुछ नामों का उल्लेख करने के लिए। तो अपने टिकट एएसएपी प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस एक छोटी सी जानकारी, अंदरूनी जानकारी, यदि आप अपने टिकट जल्दी प्राप्त करते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं टिकटों की कीमत बढ़ जाती, ये क्यों की है। तो इंतजार मत करें, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें, और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 से 25 मई के बीच मिलूंगा।